हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडी सक्सेस पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल के केस में सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। तो सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पर प्लांट सेल के केस में जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है वो होता है सेल वॉल, और सेल वॉल के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, यानी सेल वॉल के अंदर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए सिंगर एंड निकोलसन नाम के दो साइंटिस्टों ने एक मॉडल दिया था, और उस मॉडल को कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन से बना होता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड की दो लेयर पाई जाती है और बीच बीच में लिपिड मॉलिक्यूल के बीच बीच में कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं जिनको कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। और ये प्रोटीन लिपिड के अंदर धंसे हुए हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। और कुछ लिपिड मेम्ब्रेन के बाहर भी प्रोटीन पाए जाते हैं और इन प्रोटीन को कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और कुछ शुगर मॉलिक्यूल भी अटैच होते हैं मेम्ब्रेन पे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड बाइलेयर पाया जा रहा है, तो अगर एक लिपिड मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें दो पार्ट है, एक हेड और दूसरा टेल। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है जो लिपिड बाइलेयर का बना हुआ है। अब इसके फंक्शन की बात कर ले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेल के अंदर या बाहर जो मूवमेंट होता है उसमें कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर आने देता है या फिर अंदर से बाहर जाने देता है, यानी ये सेलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर या बाहर आने देगा। तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल हो गया। अब जैसे कोई बैक्टीरिया आ गया या कोई हार्मफुल चीज़ आ रहा है अगर सेल के अंदर, तो ये उसको नहीं आने देगा, उसको रोक देगा, प्रिवेंट करेगा। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नेचर है वो कैसा है, सेलेक्टिवली परमिएबल। तो अगर ये सेलेक्टिवली परमिएबल है तो इसका एक और फंक्शन हो जाएगा, ये प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, किसी हार्मफुल चीज़ को अंदर नहीं आने देगा। कोई प्रोटीन है, कोई लिपिड है या कोई भी यूजफुल चीज़ जिसकी रिक्वायरमेंट है सेल के अंदर, उसको ये अंदर आने देगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही फ्लेक्सिबल नेचर का होता है और इसी के वजह से सेल के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और इस वजह से ये सेल के शेप को मेंटेन रखता है। ये फ्लेक्सिबल नेचर का है तो ये सेल के शेप को भी मेंटेन रखेगा और एक डिफिनिट शेप प्रोवाइड करेगा सेल को। तो ये था फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर दो तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, एक होता है डिफ्यूजन और दूसरा होता है ऑस्मोसिस। अब डिफ्यूजन क्या है, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसेंट्रेशन। मतलब जहाँ पे सब्सटेंसेस का कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगा उधर से, और जिधर लो होगा उधर की तरफ मूवमेंट होगा। इस मूवमेंट को कहते हैं डिफ्यूजन। और ये गैसेस में देखने को मिलता है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब जो लंग्स होता है हमारा, लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होते हैं और एल्वियोलाई में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन वहाँ अंदर जाएगा और अंदर से बाहर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और ये एल्वियोलाई के साइड पे ही होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन अंदर एंटर कर रहा है एल्वियोलाई में, वो डिफ्यूजन के थ्रू ही करता है, क्योंकि बाहर ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ज़्यादा है और हमारे बॉडी में यानी लंग्स में कम है, तो ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा। बाहर के एनवायरनमेंट से लंग्स के अंदर एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन एंटर कर जाएगा डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। तो अब डिफ्यूजन भी दो तरह का होता है, एक सिंपल डिफ्यूजन और एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन मतलब कि जहाँ पे इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, यानी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब कि फैसिलिटेट करना पड़ेगा, यानी वहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, ऐसे अपने आप वहाँ पे नहीं होगा डिफ्यूजन। अब सेकेंड जो है वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस सॉल्वेंट के केस में देखने को मिलता है। ऑस्मोसिस भी एक डिफ्यूजन का ही स्पेशल केस है, यानी यहाँ भी क्या होगा, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसेंट्रेशन। तो ये सॉल्वेंट के केस में देखने को मिलेगा, यानी लिक्विड के केस में। तो एग्जांपल है जैसे वाटर। वाटर के केस में जो डिफ्यूजन हो रहा है उसको हम ऑस्मोसिस बोलेंगे, और ऑस्मोसिस कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। अब कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से सॉल्यूशन तीन तरह के होते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन सॉल्वेंट के कंसेंट्रेशन से ज़्यादा हो,
यानी इस सॉल्यूशन में सोल्यूट ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट कम होगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल यहाँ कम होंगे। तो हमने एक सॉल्यूशन ले लिया जिसमें हमने सोल्यूट डाल दिया, जैसे ये एक शुगर का सॉल्यूशन है एग्जांपल के लिए, सॉल्ट का भी सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसमें शुगर ज़्यादा है यानी सोल्यूट ज़्यादा है कंसंट्रेशन के हिसाब से, और वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ कम है। अब इसमें हम अगर रेजिन डाल दें यानी किशमिश डाल दें तो होगा क्या, रेजिन के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सोल्यूट कम है, पर इस सॉल्यूशन में वाटर कम है और सोल्यूट ज़्यादा है, ये हाइपरटोनिक है यानी सोल्यूट यहाँ पे ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे एक्स ऑस्मोसिस हो जाएगा, मतलब कि जैसे ही रेजिन को इसमें डालेंगे, अब इस सॉल्यूशन में वाटर कम है और रेजिन में ज़्यादा है, तो रेजिन के अंदर से यानी किशमिश के अंदर से वाटर बाहर निकलने लगेगा, बाहर आ जाएगा, इस सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एक्स ऑस्मोसिस। और जब रेजिन के अंदर से वाटर बाहर निकल जाएगा यानी एक्स ऑस्मोसिस हो जाएगा, तो रेजिन जो है वो श्रिंक कर जाएगा यानी पिचक जाएगा। तो एक्स ऑस्मोसिस होने की वजह से रेजिन श्रिंक कर जाएगा, और ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब सेकेंड जो सॉल्यूशन है वो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, सोल्यूट का कंसंट्रेशन सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन से कम होगा, यानी यहाँ पे अब सोल्यूट कम होंगे या बिल्कुल ना के बराबर होंगे ही नहीं, और यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो अब ऐसे सॉल्यूशन में अगर रेजिन को डाल देंगे तो अब क्या होगा, रेजिन के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन अब कम है इस सॉल्यूशन के कंपेयर में, क्योंकि इस सॉल्यूशन में वाटर बहुत ज़्यादा है और सोल्यूट बहुत ही माइन्यूट है या ना के बराबर है। तो वाटर सॉल्यूशन में ज़्यादा है और रेजिन में कम है, तो वाटर जो होगा वो सॉल्यूशन से रेजिन में एंटर कर जाएगा। तो यहाँ पे रेजिन की साइज छोटी थी, अब हमने इसमें डाल दिया, तो सॉल्यूशन से वाटर रेजिन में एंटर कर जाएगा और प्रोसेस हो जाएगी एंड ऑस्मोसिस, यानी सेल के अंदर अब वाटर एंटर करेगा, एंड ऑस्मोसिस होगा। तो ये रेजिन जो है वो स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि रेजिन में वाटर एंटर कर रहा है जिसकी वजह से रेजिन फूल जा रहा है, तो ऐसे प्रोसेस को कहेंगे एंड ऑस्मोसिस। अब तीसरा जो सॉल्यूशन है वो होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो का मतलब होता है सेम यानी एक जैसा, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही एक बराबर हो, दोनों ही इक्वल हो। तो ऐसे सॉल्यूशन में अगर रेजिन को डाल देंगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा, वो जैसे था वैसे ही रहेगा, ना तो वो फूलेगा ना ही पिचकेगा। तो ऐसे सॉल्यूशन में यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रेजिन को डालेंगे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ये तीन तरह के सॉल्यूशन हो गए। अब ट्रांसपोर्ट के कुछ और भी टाइप्स होते हैं, जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट और बल्क ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब हुआ कि ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड हो एटीपी के फॉर्म में, यानी ऐसे ट्रांसपोर्ट में एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा बाहर से, यानी एनर्जी जब मिलेगी तभी वो ट्रांसपोर्ट होगा। तो इसका एग्जांपल है सोडियम एंड पोटेशियम आयन। जो न्यूरॉन्स होते हैं यानी नर्व सेल, उसमें जो एक पार्ट होता है एक्सोन, तो एक्सोन के अंदर सोडियम और पोटेशियम आयन का ट्रांसपोर्ट होता है और वहाँ पे एटीपी रिक्वायर्ड होता है। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब जो दूसरा है वो है बल्क ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होगा कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिपिड के मॉलिक्यूल्स जैसे हो गए, तो लार्ज मॉलिक्यूल्स का जो सेल में ट्रांसपोर्ट होता है उसको कहते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। और ये दो तरह का होता है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब हो गया कि सेल के अंदर किसी चीज का जाना, सेल के अंदर कोई चीज एंटर करेगा, इसको कहेंगे एंडोसाइटोसिस। अब ये भी दो तरह का होता है, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग, सेल किसी चीज को अगर अंदर एनगल्फ कर लेगा, खा लेगा, तो उसको कहेंगे फैगोसाइटोसिस। जैसे कोई बैक्टीरिया आया सेल को डैमेज करने और सेल क्या करेगा, उसको एनगल्फ कर लेगा। हमारी बॉडी में WBC सेल होते हैं और WBC में न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट दो तरह के सेल पाए जाते हैं, वो फैगोसाइटोसिस शो करते हैं। वो जैसे ही कोई हार्मफुल बैक्टीरिया आता है वो उसको एनगल्फ कर लेते हैं, मार के खा जाते हैं, तो इसको कहते हैं सेल ईटिंग यानी फैगोसाइटोसिस। अब जो दूसरा है वो है पिनोसाइटोसिस और इसको बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग। अब कुछ लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ आएगा, कोई केमिकल आएगा या कुछ भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आएगा, उसको सेल अपने अंदर ड्रिंक कर लेगा, अपने अंदर ले लेगा, तो इसको बोलेंगे पिनोसाइटोसिस मीन्स सेल ड्रिंकिंग। अब जो सेकेंड है वो है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मतलब एक्सो मतलब बाहर, यानी अब इसमें सेल अंदर से बाहर की तरफ कुछ रिमूव करेगा और इसको बोलते हैं सेल वोमिटिंग। और एक्सोसाइटोसिस में जो सेल के अंदर वेस्ट बनता है, वेस्ट मटेरियल होते हैं, उनको बाहर निकाला जाता है, तो सेल उनको बाहर रिमूव कर देता है
इसी को बोलते हैं सेल वोमिटिंग, यानी सेल वोमिट कर रहा है, बाहर निकाल दे रहा है वेस्ट मटेरियल को। ये था एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट के अंदर हमने देखा एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। हमने इस लेक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा जो कि लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन का बना होता है। फिर इसका फंक्शन देखा, ये सेल के शेप को मेंटेन करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, यानी कुछ ही चीज़ों को अंदर बाहर आने जाने देता है। और फिर हमने ट्रांसपोर्ट पढ़ा। ट्रांसपोर्ट दो तरह का होता है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन गैसेस के केस में देखने को मिलता है और ऑस्मोसिस वाटर के केस में है, यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के केस में। और उसके बाद से हमने तीन तरह का सॉल्यूशन पढ़ा, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू।